हेलो बच्चों, वेलकम टू कंपटीशन फिजिक्स। तो बच्चों आज हम फॉर्मली स्टार्ट करने वाले हैं फिजिक्स। और आज हम स्टार्ट करेंगे फिजिकल वर्ल्ड। और ये चैप्टर एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से एकदम भी इम्पोर्टेंट नहीं है, चाहे स्कूल हो, कंपटीशन हो, नीट हो, जेईई मेंस हो, जेईई एडवांस हो। इस चैप्टर से आपको एक भी क्वेश्चंस नहीं मिलेंगे। और मुझे पता है कि मेजॉरिटी ऑफ बच्चे जो हैं इसको पढ़ते भी नहीं हैं। इनफैक्ट स्कूल में भी ये पढ़ाया नहीं जाता है, क्योंकि पता है इससे क्वेश्चंस आने नहीं हैं, और इसको नहीं भी पढ़ो तो कोई बहुत मेजर आपका लॉस नहीं होता है। लेकिन ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। ये चैप्टर इसलिए इम्पॉर्टेंट नहीं है क्योंकि इससे एक भी क्वेश्चंस नहीं आते हैं। ये चैप्टर इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ये हमारी इंट्रोडक्शन कराता है फिजिक्स की अनोखी दुनिया से। ये चैप्टर हमें हमारे आसपास जो भी फिजिकल फिनोमिना हो रहे होते हैं, जैसे ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स, रेनबो, जो इंद्रधनुष हमारे बनते हैं, वो सब फिजिक्स कैसा उसमें इन्वॉल्व है और कैसे हम फिजिकल चीज़ों को उसको एक्सप्लेन कर सकते हैं, ये हमें फिजिक्स का इम्पोर्टेंस बताता है। फिजिक्स को अप्रिशिएट करने में और फिजिक्स को लव करने में हेल्प करता है। तो इस चैप्टर्स में हम देखेंगे कि फिजिक्स क्या है, फिजिक्स जो है और उसका जो मैथमेटिक्स है उससे क्या रिलेशन है, फिजिक्स का स्कोप क्या है, फिजिक्स मतलब कहाँ कहाँ आपको यूज़ होता है, फिजिक्स कितना हमारे डेली लाइफ में घुसा हुआ है कि हम बता नहीं सकते हैं, और इसलिए फिजिक्स कितना एक्साइटिंग है ये भी हमें पता चलेगा। फिजिक्स हमारे टेक्नोलॉजी में और सोसाइटी के लिए कितना यूज़फुल है ये भी हमको पता चलेगा। तो इसलिए ये चैप्टर जो है, भले ही इससे एक भी क्वेश्चन नहीं आता है और भले ही ये उतना इम्पोर्टेंट एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं है, लेकिन ये फिज़िक्स की हमारी अंडरस्टैंडिंग को और हमारा जो स्कोप है फिज़िक्स का, ये हमें बताने के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चैप्टर है। तो लेट्स स्टार्ट विथ आवर ब्यूटीफुल एंड इंटरटेनिंग जर्नी ऑफ फिज़िक्स एंड फिजिकल वर्ल्ड। तो सबसे पहले हमारे मन में ये क्वेश्चन आएगा कि व्हाट इज़ फिज़िक्स, फिज़िक्स क्या है। तो देखिए, फिजिक्स जो है इट इज़ डिराइव्ड फ्रॉम ग्रीक वर्ड, और जो ग्रीक वर्ड है जिससे फिजिक्स वर्ड डिराइव हुआ है उसका ग्रीक में मतलब होता है नेचर। दैट मीन्स द स्टडी ऑफ नेचर इज फिजिक्स। फिजिक्स का कोई एक प्रिसाइज डिफिनेशन नहीं हो सकता है। फिजिक्स इतना वास्ट है और हर दिन इसमें इतने नए नए डेवलपमेंट्स होते जा रहे हैं कि इसका स्कोप बढ़ता ही जा रहा है। आप समझने की कोशिश करिए, आज से 500 ईयर्स पहले लोगों को मन में ये धारणा थी कि अर्थ जो है वो फ्लैट है और वो गोल नहीं है, गोल मतलब स्फेरिकल। तो आज से 500 महज 500 साल पहले ऐसा ये पता भी नहीं था कि हमारी अर्थ जो है स्फेरिकल है, और आज हमें पता है कि दुनिया गोल है। यूनिवर्स की हम अगर बात करें तो स्पेस ट्रैवल की बात आज हम करते हैं, और आज तो हम पैरेलल यूनिवर्स, मेटावर्स और ये सब की बात ऐसे करते हैं जैसे कि ये बहुत कॉमन चीज़ें हैं। लेकिन आज से 200 साल 300 साल पहले ये सब एक सपना ही होगा, और कितनी सेंचुरीज से फिजिक्स जो है ह्यूमन काइंड की फैंटेसी को फुलफिल कर रहा है, ये मतलब हमारे बियॉन्ड कॉम्प्रिहेंशन है। जैसे आदमी बर्ड्स को देखता था वो हवा में उड़ रही है, तो आदमी सोचता होगा कि काश हम लोग भी उड़ सकते। और आज हम एरोप्लेन्स में उड़ते हैं, रॉकेट प्रोपल्शन ये सब में हम रॉकेट की फील्ड में जा रहे हैं। तो ये कैसे पॉसिबल है? इट्स ऑल बिकॉज ऑफ फिजिक्स। उसी तरह अगर हम आज सबमरीन में पानी के अंदर जा सकते हैं तो ये सब फिजिक्स के कारण पॉसिबल है। तो फिजिक्स का स्कोप क्या है ये हमको समझने में अभी आगे हम देखेंगे कि इसका क्या स्कोप है। कमिंग बैक टू डेफिनेशन, फिजिक्स इज द स्टडी ऑफ लॉज ऑफ नेचर एंड देयर मैनिफेस्टेशंस इन डिफरेंट नेचुरल फिनोमिना। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि जो भी नेचर में हमारे फिजिकल फिनोमिना हो रहे हैं उसका स्टडी करना और उसको एक्सप्लेन करना, उसी को फिजिक्स कहते हैं। और रिचर्ड फेमन जो फिजिसिस्ट थे, उनके हिसाब से फिजिक्स इज अंडरस्टैंडिंग द नेचर, मतलब नेचर को ही समझना फिजिक्स है। तो ये बहुत ही
सिंपल और ब्यूटीफुल डेफिनेशन हो सकता है। तो ये इन जनरल हम फिज़िक्स को डिफाइन ऐसे नहीं कर सकते कि कोई एक डेफिनेशन है उसको रट लो वही आपका फिज़िक्स है। फिज़िक्स इज़ एवरीथिंग अराउंड अस। फिज़िक्स हमें एक्सप्लेन करने में, नेचुरल फिजिकल फिनोमिना को एक्सप्लेन करने में हेल्प करता है, और नेचर में जो भी चीज़ हो रहा है उसको अगर एक्सप्लेन करने का हमारा प्रोसीजर है उसको हम फिज़िक्स कहते हैं। द स्टडी ऑफ नेचर एंड द अंडरस्टैंडिंग ऑफ नेचर इज़ फिज़िक्स। तो ये प्रिंसिपल्स इन फिज़िक्स क्या होते हैं? ये दो टर्म हैं, बहुत इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं। एक है यूनिफिकेशन और दूसरा है रिडक्शनिज्म। तो यूनिफिकेशन क्या होता है? टू एक्सप्लेन फिजिकल फिनोमिना इन टर्म्स ऑफ अ फ्यू कॉन्सेप्ट्स एंड लॉज। फिजिक्स में हम किसी भी फिजिकल फिनोमिना को किसी लॉ या कॉन्सेप्ट से एक्सप्लेन करने की कोशिश करते हैं। ग्रेविटेशन को एक्सप्लेन किया न्यूटन ने, और ग्रेविटेशन में देखा कि हाँ एप्पल गिरता है और दो मासेस में आपस में अट्रैक्शन होता है। तो लेकिन यही ग्रेविटेशन लॉ से हम प्लैनेट और सन का जो मोशन है उसको भी एक्सप्लेन कर पाते हैं। तो द एफर्ट टू सी फिजिकल वर्ल्ड एज मैनिफेस्टेशन ऑफ सम यूनिवर्सल लॉज इन डिफरेंट डोमेन्स एंड कंडीशंस। तो किसी एक लॉ से ही हम डिफरेंट फिजिकल फिनोमिना को एक्सप्लेन करने की कोशिश करते हैं, तो उसको यूनिफिकेशन कहते हैं। हम उसको जनरलाइज कर रहे हैं कि इस लॉ से डिफरेंट कंसेप्ट्स को एक ही लॉ से एक्सप्लेन कर पाना, उसको हम यूनिफिकेशन कर रहे हैं। जिससे जस्ट अभी हमने एक एग्जांपल दिया, न्यूटन्स ग्रेविटेशन। तो इससे हम दो मासेस के बीच में अट्रैक्शन है उसको हम m1 m2 मान लेते हैं, और इससे हमें फोर्स पता चलता है, दैट इज प्रोपोर्शनल टू m1 m2 बाई r²। लेकिन यही ग्रेविटेशन जो है हमको प्लैनेटरी मोशंस भी एक्सप्लेन कर देता है। उसी तरह मैक्सवेल ने 4 फार्मूले दिए जो पूरा इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म हमको एक्सप्लेन करता है। तो मैक्सवेल्स इक्वेशंस क्या है? ये 4 बेसिक इक्वेशंस हैं जो हमको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक्स पूरा एक्सप्लेन करता है। अब दूसरा कंसेप्ट देखते हैं, रिडक्शनिज्म। सबसे पहले तो ये इट इज़ एट द हार्ट ऑफ फिजिक्स। इसका मतलब ये है कि बहुत सारे फिजिक्स के जो कॉन्सेप्ट्स हैं इसी प्रिंसिपल पे काम करते हैं। इट इज़ एन एफर्ट टू डिराइव द प्रॉपर्टीज ऑफ बिगर मोर कॉम्प्लेक्स सिस्टम फ्रॉम प्रॉपर्टीज एंड इंटरेक्शंस ऑफ इट्स कंस्टिट्यूएंट्स इनटू सिंपलर पार्ट्स। इसका मतलब किसी बहुत कॉम्प्लेक्स और बहुत सिस्टम जहाँ पे बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व है और बहुत एक बिगर सिस्टम है, उसका कंस्टिट्यूएंट्स के बीच के इंटरेक्शन को हम बहुत सिंपलर पार्ट्स से एक्सप्लेन कर पाते हैं। तो सिंपल वर्ड्स में बोले तो किसी भी कॉम्प्लेक्स प्रॉपर्टीज़ को समझने के अगर किसी सिंपल प्रॉपर्टी से हम समझने की कोशिश करते हैं तो उसको हम रिडक्शनिज्म कहते हैं। एनसीईआरटी में भी इसका अच्छा एग्जांपल दिया है, जैसे थर्मोडायनेमिक्स में हम अलग अलग प्रॉपर्टीज़ के बारे में पढ़ते हैं जो कि बल्क सिस्टम्स में डील करते हैं, जैसे टेम्परेचर हो गया, इंटरनल एनर्जी हो गई। तो थर्मोडायनेमिक्स में देखिए, थर्मोडायनेमिक्स इसमें हम अलग अलग प्रॉपर्टीज़ के बारे में पढ़ते हैं, जैसे टेम्परेचर, इंटरनल एनर्जी, एंट्रोपी एट्सेट्रा। लेकिन जैसे बाद में काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस पढ़े एंड स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स, तो ये आगे जब ये डिराइव किया गया, आगे जब हमको देखा कि हमने ये पढ़ा, तो हमने देखा कि इस बल्क सिस्टम का माइक्रोस्कोपिक और मॉलिक्यूलर लेवल पे डील करता है ये। तो वो जो बल्क सिस्टम है वो बहुत सिंपलर कॉन्सेप्ट्स थे, लेकिन उसी से हमने जब बहुत मॉलिक्यूलर लेवल पे जाके उसको देखा तो देखा कि वहाँ से ये भी एक्सप्लेन हो पा रहा है। तो उसी को हम रिडक्शनिज्म कहते हैं।
और इट इज़ एट द हार्ट ऑफ फिजिक्स हमने स्टार्टिंग में क्यों बोला? हमने इसलिए बोला क्योंकि ऐसे ही फिजिक्स इवॉल्व होता है। अगर हम एक प्रॉपर्टी के बारे में देख रहे हैं और वो प्रॉपर्टी अगर हमारा किसी अलग फिजिक्स को डिफाइन करने में या अलग फिजिक्स को इवॉल्व करने में हेल्प करता है, तो उससे क्या है, फिजिक्स इवॉल्व होता है और फिजिक्स के बारे में हम और जानते हैं और फिजिकल फिनोमिना जो है, जो आज हमें नहीं पता है लेकिन हो सकता है कल उसके बारे में पता हो। इसी सब छोटे छोटे चीज़ों से वो आगे बढ़ के कॉम्प्लेक्स में यूज़ हो पाता है और एक्सप्लेन हो पाता है। तो ये हमारा था प्रिंसिपल्स इन फिजिक्स। नेक्स्ट, फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स। तो ये हमेशा रहता है कि फिजिक्स इम्पॉर्टेंट है कि मैथमेटिक्स इम्पॉर्टेंट है, या फिजिक्स का रोल ज़्यादा बड़ा है या मैथमेटिक्स का रोल बड़ा है। तो व्हाट इज़ द रिलेशनशिप बिटवीन फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स? मैथमेटिक्स इज़ द लैंग्वेज ऑफ फिजिक्स। देखिए, फिजिक्स फिजिकल फिनोमिना को एक्सप्लेन करता है, लेकिन अब किसी भी फिजिकल फिनोमिना को एक्सप्लेन करने के लिए, किसी भी फिजिकल फिनोमिना को एक्सप्लेन करने के लिए हमें लॉज चाहिए, या उसको प्रूफ करने के लिए हमें कुछ एक्सप्लेनेशन करना पड़ता है, और उस लॉ को एक्सप्लेन करने के लिए हमें मैथमेटिक्स की ज़रूरत होती है। विदाउट मैथमेटिक्स आप फिजिकल फिनोमिना देख पाएंगे, फील कर पाएंगे, लेकिन एक्सप्लेन करने में आपको प्रॉब्लम होगी। और इसीलिए फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स गो हैंड इन हैंड, एंड मैथमेटिक्स गो हैंड इन हैंड। जैसे देखिए, अगर कोई फिजिसिस्ट है, उसने कोई फिजिकल फिनोमिना देखा, आम आदमी एक है, उसने भी उस फिजिकल फिनोमिना को देखा। एक लेमैन भी अगर वही चीज़ देख रहा है, फील कर रहा है, और एक फिजिसिस्ट भी अगर वही चीज़ देख रहा है, फील कर रहा है, तो दोनों में क्या डिफरेंस रह जाएगा? फिजिसिस्ट यूजेज मैथमेटिक्स एज अ टूल, और वो फिर उस फिजिकल फिनोमिना को एक्सप्लेन करता है, उसको प्रेडिक्ट करता है कि आगे अगर ये कंडीशन होगा तो क्या होगा, ये कंडीशन होगा तो ये फिजिकल फिनोमिना में क्या चेंजेस आएंगे। तो ये फिजिसिस्ट जो है, मैथमेटिक्स जो है फिजिसिस्ट के लिए, फिजिसिस्ट के जॉब के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। और उसी प्रकार मैथमेटिशियन जो हैं, दे हेल्प टू डेवलप फिजिक्स। इसीलिए आप कभी देखिएगा, हिस्ट्री में जो बहुत बड़े बड़े साइंटिस्ट हुए हैं, वो बहुत बड़े फिजिसिस्ट भी थे, तो साथ में बहुत बड़े मैथमेटिशियन भी थे। इसका बहुत फेमस एग्जांपल है सर आइजैक न्यूटन। इनका फिजिक्स तो हम सब जानते हैं कि इन्होंने लॉज ऑफ मोशन दिया, ग्रेविटेशन एक्सप्लेन किया, लेकिन साथ ही ये बहुत बड़े मैथमेटिशियन भी थे। इन्होंने पूरा कैलकुलस जो है इन्होंने ही बनाया था। तो फिजिक्स को मैथमेटिक्स की ज़रूरत है और मैथ्स को फिजिक्स की ज़रूरत है। दोनों बहुत ही ज़्यादा इंटरडिपेंडेंट हैं। अब आते हैं स्कोप एंड एक्साइटमेंट ऑफ फिजिक्स पे। तो देखिए, पहले तो ये जानते हैं कि स्कोप में हम फिजिक्स को बेसिकली दो पार्ट में बांटते हैं, एक मैक्रोस्कोपिक, दूसरा माइक्रोस्कोपिक। तो मैक्रोस्कोपिक क्या होता है? मैक्रोस्कोपिक डोमेन इंक्लूड्स फिनोमेना एट द लेबोरेटरी, टेरेस्ट्रियल एंड एस्ट्रोनॉमिकल स्केल्स। इसका मतलब मैक्रोस्कोपिक जो है वो लार्ज स्केल पे काम होता है उसमें, जो कि हम उसको देख सकते हैं, ऑब्जर्व कर सकते हैं, जैसे लेबोरेटरी, टेरेस्ट्रियल स्केल, एस्ट्रोनॉमिकल स्केल, बहुत बड़े स्केल पे। और इसमें जो फिजिक्स जो हम डील करते हैं, उस फिजिक्स को हम क्लासिकल फिजिक्स कहते हैं। तो क्लासिकल फिजिक्स डील्स मेनली विथ मैक्रोस्कोपिक फिनोमिना एंड इंक्लूड्स मैकेनिक्स, थर्मोडायनेमिक्स, इलेक्ट्रोडायनेमिक्स, ऑप्टिक्स। माइक्रोस्कोपिक क्या होता है? माइक्रोस्कोपिक डोमेन इंक्लूड्स एटॉमिक, मॉलिक्यूलर एंड न्यूक्लियर फिनोमिना। जो भी सब एटॉमिक मॉलिक्यूलर लेवल पे होता है, जो कि हम अपने नेकेड आई से देख भी नहीं पाते हैं, उस लेवल के फिजिक्स को माइक्रोस्कोपिक फिजिक्स बोलते हैं। और जो फिजिक्स इसमें डील करता है वो हमारा होता है क्वांटम फिजिक्स। और
ये हमारा स्कोप में तो नहीं है, लेकिन रिसेंटली एक डोमेन और एक आया है जो कि मैक्रोस्कोपिक और माइक्रोस्कोपिक के बीच का है। ये जैसे देख ली मैक्रोस्कोपिक, ये और माइक्रोस्कोपिक, इसके बीच का एक होता है मेसोस्कोपिक फिजिक्स। ये दोनों के बीच का जो स्केल है, स्केल यानी हम जो मेज़रमेंट की बात कर रहे हैं, ये लार्ज स्केल है, ये स्मॉल स्केल है, और इसके बीच का है जैसे इट्स डीलिंग विथ फ्यू टेंस और हंड्रेड्स ऑफ एटम्स। ये एक्साइटिंग फील्ड ऑफ रिसर्च में आया है, लेकिन ये अभी हमारे स्कोप में नहीं है। ये आप जब हायर स्टडीज़ अगर फिजिक्स में ही कंटिन्यू करोगे तो ये आप आगे देखोगे। तो मैक्रोस्कोपिक जो है वो अगर डोमेन जो है, मैक्रोस्कोपिक डोमेन में जो फिजिक्स यूज़ होता है उसको क्लासिकल फिजिक्स बोलते हैं, और माइक्रोस्कोपिक डोमेन में जो फिजिक्स यूज़ होता है उसको क्वांटम फिजिक्स बोलते हैं। तो स्कोप क्या है, फिजिक्स का स्कोप क्या है? तो हमारा जो फिजिक्स का जो पढ़ने का जो दायरा है वो कितना बड़ा है, और हम 11th और 12th में मतलब कैसे उसको देखेंगे। तो हम मैक्रोस्कोपिक और माइक्रोस्कोपिक दोनों के बारे में देखते हैं, और हम 11th और 12th में कैसे हम इसको पढ़ेंगे इसके बारे में भी थोड़ा एक डिस्कशन कर लेते हैं। तो पहला हम मैक्रोस्कोपिक देखते हैं और एक माइक्रोस्कोपिक होगा। तो 11th में हम मैक्रोस्कोपिक में क्या देखेंगे और 11th में माइक्रोस्कोपिक में क्या देखेंगे ये देख लेते हैं। उसी तरह 12th में हम मैक्रोस्कोपिक में क्या देखेंगे और 12th में स्कोपिक में क्या देखेंगे वो देख लेते हैं। तो देखिए मैक्रोस्कोपिक में 11th में हम दो टॉपिक्स पढ़ेंगे, एक होगा क्लासिकल मैकेनिक्स और दूसरा होगा थर्मोडायनेमिक्स डायनामिक्स। तो क्लासिकल मैकेनिक्स में हम देखेंगे मोशन, जो कि जैसे हमारा स्ट्रेट लाइन मोशन होगा, पैराबोलिक मोशन होगा, ये हम उसके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। दूसरा होगा लॉज ऑफ मोशन। लॉज ऑफ मोशन में हम देखेंगे फोर्स कैसे लगता है, मोमेंटम कैसे एक्ट करता है, सेंटर ऑफ मास पे कैसे मोमेंटम लगता है, ये सब देखेंगे। उसके बाद हम पढ़ेंगे वर्क एनर्जी और वर्क कैसे किसी बॉडी पे लगती है और कैसे हम उसको डिराइव करते हैं, कैसे निकालते हैं, वो देखेंगे। उसके बाद रोटेशनल मोशन, ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट है टॉपिक, रोटेशनल मोशन। उसके बाद ग्रेविटेशन, ये हम पढ़ेंगे। ग्रेविटेशन में हम देखेंगे सैटेलाइट्स कैसे वर्क करते हैं, प्लैनेट्स जो होते हैं या मून हमारा अर्थ का कैसे चक्कर लगाता है, वो कैसे बिहेव करता है, वो हम देखेंगे। प्रॉपर्टीज़ ऑफ सॉलिड्स एंड फ्लूइड्स देखेंगे, सॉलिड्स एंड फ्लूइड्स ये हम देखेंगे। उसके बाद हम देखेंगे ऑसिलेशंस और वेव मैकेनिक्स, मैकेनिकल वेव्स देखेंगे सबसे पहले, जो कि हम साउंड देखेंगे। ये तो हमारा क्लासिकल मैकेनिक्स हो गया। थर्मोडायनेमिक्स में हम देखेंगे हीट, टेम्परेचर, लॉज ऑफ थर्मोडायनेमिक्स बहुत इम्पोर्टेंट है, हीट इंजन और हीट ट्रांसफ़र, बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं ये सब। फिर 11th में हम माइक्रोस्कोपिक में क्या देखेंगे। 11th में माइक्रोस्कोपिक एज इन जनरल कुछ भी नहीं है। 12th में आप आते हैं, 12th में हम मैक्रोस्कोपिक में क्या देखेंगे। पहला देखेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक्स और दूसरा ऑप्टिक्स। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक्स में हम पढ़ेंगे चार्ज किस प्रकार के होते हैं, कैसे उनके बीच का इंटरेक्शन होता है, ये सब देखेंगे। फिर हम पढ़ेंगे करंट। उसके बाद हम देखेंगे डिवाइसेस, फिर मैग्नेटिज्म देखेंगे, फिर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक
इंडक्शन देखेंगे, फिर अल्टरनेटिंग करंट। ये जो हम पहले करंट लिखे हैं वो डीसी है, उसके बाद अल्टरनेटिंग करंट, फिर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, ईएम वेव्स। ऑप्टिक्स में रिफ्लेक्शन, जिसमें हम मिरर्स देखेंगे, फिर रिफ्रैक्शन, जिसमें हम लेंस पढ़ेंगे, प्रिज्म पढ़ेंगे, डिवाइसेस जैसे कि टेलीस्कोप, माइक्रोस्कोप, डिफ्रैक्शन, ये सारे टॉपिक्स कवर करेंगे। अब 12th में माइक्रोस्कोपिक में हम पूरा क्वांटम फिजिक्स जो हमारे लेवल का होगा वो देखेंगे। जैसे हम एटम्स के बारे में पढ़ेंगे, न्यूक्लियर फिजिक्स पढ़ेंगे, नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन पढ़ेंगे, नेचर ऑफ प्रोटॉन पढ़ेंगे और सेमीकंडक्टर्स के बारे में देखेंगे। तो ये तो हमारा हो गया स्कोप ऑफ फिजिक्स कि हम अगले 2 साल क्या पढ़ने वाले हैं, कैसे पढ़ने वाले हैं। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और स्कोप जो है मतलब फिजिक्स का बहुत बड़ा है। आप यहाँ देख सकते हैं हम क्लासिकल मैकेनिक्स, थर्मोडायनेमिक्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक्स, ऑप्टिक्स, क्वांटम फिजिक्स सब कवर कर रहे हैं। तो हमारा स्कोप ऑफ फिजिक्स बहुत बड़ा है। नेक्स्ट, फिजिक्स में क्या एक्साइटमेंट है? तो सबसे पहला, अंडरस्टैंडिंग द डेली लाइफ फिनोमिना। फिजिक्स हमको जो डेली लाइफ फिनोमिना, जैसे जो भी डेली हो रहा है, बारिश हो रही है, थंडरिंग हो रहा है, रेनबो बन रहे हैं, कोई चिड़िया उड़ रही है, कोई मछली तैर रही है, ये सबको हमको अंडरस्टैंड करने में हेल्प करता है। सेकंड, कंडक्टिंग एक्सपेरिमेंट्स, गेटिंग रिजल्ट्स टू प्रूव और रिफ्यूट थ्योरीज एंड टू कैरी न्यू एक्सपेरिमेंट्स एंड प्रपोज न्यू थ्योरीज। इसका मतलब क्या है? हम एक्सपेरिमेंट कंडक्ट करते हैं, उससे रिजल्ट आता है, उससे हम कोई एग्जिस्टिंग थ्योरी है उसको हम प्रूव कर सकते हैं या रिफ्यूट कर सकते हैं। इसका मतलब क्या हुआ? अगर हम कोई एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं और हमारा जो प्रेडिक्शन है उस लॉ के हिसाब से अगर वो प्रूव हो जा रहा है तो हमने उस लॉ को इस्टेब्लिश किया, लेकिन अगर हमारे रिजल्ट्स उस लॉ के हिसाब से नहीं आ पाते हैं या फिजिक्स हमें दिखा रहा है कि हम उसको एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे हैं, तो ये थ्योरी हम रिफ्यूट करते हैं, वो थ्योरी को हम खारिज करते हैं। और फिजिक्स में हम नए एक्सपेरिमेंट्स भी करते हैं और उससे नए नए थ्योरीज भी इवॉल्व होते हैं, नए थ्योरीज प्रपोज होते हैं। एप्लीकेशन एंड एक्सप्लॉयटेशन ऑफ फिजिकल लॉज टू मेक यूजफुल डिवाइसेस। सोसाइटी के लिए यूजफुल डिवाइसेस जो हम बनाएंगे और उसको फिजिकल लॉज को अप्लाई करते हैं और उसको एक्सप्लॉइट करते हैं ताकि हमारे जो डिवाइसेस हैं जो सोसाइटी में यूज़फुल हो सकें। जैसे टेलीस्कोप हुआ, माइक्रोस्कोप हुआ, जनरेटर है, ये सारे डिवाइसेस जो हैं फिजिकल लॉ के हेल्प से ही बना हुआ है। नेक्स्ट, फ्यूचर प्रेडिक्शंस एंड मेकिंग एग्जिस्टिंग थ्योरीज मोर एंड मोर रियलिस्टिक by combining quantitative measurement, experiments and approximations। तो अगर हमारा जैसे कोई भी थ्योरी है, अगर वो एग्जिस्ट कर रहा है और थ्योरी, उसको हम और अच्छे से रियलिस्टिक बना सकते हैं। जो आज एग्जिस्टिंग थ्योरीज हैं हो सकता है वो उतना डेवलप्ड नहीं हो, क्रूड फॉर्म में हो, लेकिन नए नए एक्सपेरिमेंटेशंस, नए नए क्वांटिटेटिव मेजरमेंट्स, एक्सपेरिमेंट्स, अप्रोक्सीमेशंस, ये सब से वो जो नए नए लॉज जो इवॉल्व होंगे वो और रियलिस्टिक होते जाएंगे। आज हमने देखा कि फिजिक्स क्या है, फिजिक्स और मैथमेटिक्स के बीच में क्या रिलेशन होता है, कैसा रिलेशन होता है, और 2 प्रिंसिपल्स हमने अच्छे से समझा, एक यूनिफिकेशन और एक रिडक्शनिज्म। और अल्टीमेटली फिर हमने देखा कि फिजिक्स का स्कोप और एक्साइटमेंट क्या है। नेक्स्ट क्लास में हम इसी फिजिकल वर्ल्ड को आगे बढ़ाएंगे और देखेंगे कि जो हमारे फोर्सेस हैं नेचर में वो कैसे बिहेव करते हैं और टेक्नोलॉजी और सोसाइटी
फिजिक्स के लिए कैसे काम करती है और फिजिक्स कैसे सोसाइटी और टेक्नोलॉजी के लिए काम करता है, ये हम आगे देखेंगे। तो नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं एंड डू लाइक एंड सब्सक्राइब कंपटीशन फिजिक्स।